बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग आज नेक्स्ट लेसन के साथ आए हैं, लेकिन हम पहले प्रीवियस लेसन को रिवाइज करेंगे जिसमें हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब हमने पढ़ लिया था हमारा ब्लड, हार्ट जो है पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है, उससे लंग में भेजता है ताकि वहाँ से ऑक्सीजन ले सके। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हमारा हार्ट में दाखिल होता है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू या सेल या ऑर्गन में एंटर होता है। क्लियर्स बेटा? कल हमने टॉपिक पढ़ा था, जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी मैं प्रीवियस वीडियो देख लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो गया था। अब वहाँ क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, आज हमने वो डिस्कस करना है। कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हमारा डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो गया है। मैं अब ड्रॉ करने लगी हूँ, डायग्राम आपको बताने लगी हूँ बेटा। ये देखें, ये हमारी बड़ी सारी ब्लड वेसल पड़ी है। क्लियर? ब्लड वेसल के अंदर ये हमारा बड़ा सारा आरबीसी पड़ा है। आरबीसी, क्लियर? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये ब्लड वेसल है। कैपिलरी आर्टरी ब्लड वेसल, कैपिलरी ब्लड वेसल। ये प्लाज्मा पार्ट ऑफ ब्लड है, प्लाज्मा लिक्विड है। प्लाज्मा पार्ट ऑफ ब्लड इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। और ये हमारा है आरबीसी। क्लियर? यहाँ मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू या ऑर्गन। ये है डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू। क्लियर बेटा? यहाँ तक। अब देखें, आरबीसी के अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के 4 टुकड़े होते हैं, हीम पार्टिकल्स। 4 हीम पार्टिकल्स हैं हीमोग्लोबिन के। 7 एक चेन्स लटकी हुई हैं जिन्हें ग्लोबिन चेन का नाम दिया गया है। इन हीम पार्टिकल के अंदर आयरन मौजूद है। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जो कि आरबीसी में मौजूद है। 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक आरबीसी में होते हैं। क्लियर बेटा? ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। हर हीम पार्टिकल ने एक एक ऑक्सीजन अपने साथ अटैच कर ली। क्लियर? अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में दाखिल हो गया। ठीक है? डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू ने इसे कहना है कि मैं मर रहा हूँ, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। ठीक है? अब जो है हीमोग्लोबिन ये इतनी आसानी से ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, इसने ऑक्सीजन से दोस्ती कर ली है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। 4 इसने ऑक्सीजन अपने पास रखी हुई हैं। डीऑक्सी टिश्यू इसे कहेगा ठीक है भाई, तू अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं देगा, देखे मैं तुम्हारे पर क्या करता हूँ। वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, क्योंकि CO2 रिच टिश्यू है, तो यहाँ से CO2 एंटर होना शुरू होगी इस ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं, CO2 एंटर होना शुरू होगी। ये हम सारा पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आज वाला लेसन और ये इंटर रिलेटेड है, तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगी। प्लाज्मा में जो CO2 आएगी वो 7% आएगी। आरबीसी में जो जाएगी वो जाएगी 93%। 93% में से 20% CO2 अटैच कर जाएगी इन ग्लोबिन चेन्स पे। क्लियर बेटा?
93% आरबीसी में एंटर हुई CO2, 7% प्लाज्मा में गई। अब इस 93% में से 20 से 25% ग्लोबिन चेन से अटैच हो जाएगी। 20-25 यहाँ गई, 7% यहाँ गई, तकरीबन 30% निकल गई। अब बाकी जो 70% CO2 रह गई, ये CO2 वे 70% CO2 उसने क्या कमाल किया, उसने सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर CO2, आरबीसी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड होता है, पानी होता है। CO2 ने साइटोप्लाज्म के पानी के साथ रिएक्शन किया, बनाया H2CO3 in the presence of an enzyme known as carbonic anhydrase। पुराना लेक्चर देख के आप देखें ज़रा। फिर मज़ीद H2CO3 ब्रेक हुआ, H+ आयन में और HCO3 नेगेटिव आयन में। क्लियर बेटा? ये रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है आगे पीछे होते रहते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। क्लियर? अब जो हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके साथ CO2 अटैच है, इसे हम कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज structure of hemoglobin on which CO2 is attached is known as carbamino hemoglobin। क्लियर बेटा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब 7% प्लाज्मा में है CO2, 93% आरबीसी में है। 93% में से 20 से 25% ग्लोबिन चेन्स पे अटैच हो गई है, बाकी 70% ये रिएक्शन कर गई है। क्लियर बेटा? अब ये होता है कि CO2 ग्लोबिन चेन्स पे अटैच हो गई। ये जो H+ आयन है जो इस रिएक्शन के नतीजे में बन रहा है, इस H+ आयन, ये आयन भी ग्लोबिन चेन्स पे जाके अटैच होना शुरू हो जाता है। दो बातें हो गई हैं। अब ग्लोबिन चेन्स पे CO2 भी अटैच हो रही है, H+ आयन्स भी अटैच हो रहा है। अटैचमेंट ऑफ द CO2 और H+ आयन और हीमोग्लोबिन कम कर रहा है ऑक्सीजन की अटैचमेंट हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है? वो हीमोग्लोबिन जिसने पहले ऑक्सीजन से बाइंडिंग कर ली थी, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था, अब CO2 और H+ आयन के अटैचमेंट की वजह से एफिनिटी ऑफ द HB डिक्रीजेस फॉर ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सिर्फ एक, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको 2 बताए थे, 2 नहीं सिर्फ एक है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से एंटर होगा डीऑक्सी टिश्यू में। क्लियर? फिर भी अब ये जो ब्लड है इसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कहेंगे। हालांकि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से हीमोग्लोबिन ने 4 मॉलिक्यूल में से अपने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिया है। अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 75% ऑक्सीजन मौजूद है और होती है। इसी तरह ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 75% ऑक्सीजन को लेके हार्ट में जाता है। क्लियर बेटा? CO2 अटैच हुई, H+ अटैच हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एक हीम ग्रुप से निकला और डीऑक्सी टिश्यू में आया। क्लियर बेटा? इस इफ़ेक्ट को, वो इफ़ेक्ट जिसके रिज़ल्ट में CO2 अटैच होता है HB से और HB और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है और HB एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भेज देता है डीऑक्सी टिश्यू में। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं बोहर इफ़ेक्ट। क्या कहते हैं? बोहर इफ़ेक्ट। इसको मैं इरेज करने लगी हूँ या लिखना चाहूँगी ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बोहर इफ़ेक्ट, बोहर इफ़ेक्ट क्या है? अटैचमेंट ऑफ
CO2 on globin chain of hemoglobin। जब बेटा बोहर इफेक्ट हम देख रहे थे, मैंने लिखा है बोहर इफेक्ट, अटैचमेंट ऑफ CO2 ऑन ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, अटैचमेंट ऑफ CO2 ऑन ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन weakens the HbO2 binding and one oxygen molecule is released into the deoxygenated tissue। क्लियर बेटा? CO2 यहाँ अटैच हुई ग्लोबिन चेन पे, इसने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल छोड़ दिया डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में। अभी भी इस हीमोग्लोबिन के पास 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 75% ऑक्सीजन मौजूद रहती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर। क्लियर बेटा? और इस इफेक्ट का नाम बोहर इफेक्ट है। बोहर इफेक्ट कहाँ टेक प्लेस कर रहा है, कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में। जब ब्लड एंटर हुआ ब्लड वेसल के जरिए, और ये रिएक्शन हो रहा है सारा RBC में। क्लियर बेटा? अब मैं इसे इरेज करने लगी हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। बोहर इफेक्ट क्लियर हो गया? बोहर इफेक्ट डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में हो रहा है। क्लियर बच्चे? अच्छा जी, आगे है हमारा, ये मैं अब इस ब्लड वेसल को मज़ीद बड़ा बनाने लगी हूँ। ये प्लाज्मा पोर्शन है ब्लड का और ये RBC। क्लियर बेटा? अब देखें, यहाँ से इस रिएक्शन में 70% ऑफ CO2 यूज़ हो रहा है, H+ आयन बन रहा है, वो भी यहाँ से जाके हीमोग्लोबिन से अटैचमेंट करेगा ग्लोबिन चेन पे। इसका फ़ायदा ये होगा कि सेल के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। जितने H+ आयन ज़्यादा होंगे उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी, ब्लड pH डिस्टर्ब होगी, नॉर्मल ब्लड pH डिस्टर्ब होगी। इसी वजह से ब्लड pH को मेंटेन करने के लिए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल H+ को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, उसे कैप्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर बेटा? वो सब्सटेंसेस हम अगले टर्म में अब देखें, बफर अगली टर्म कौन सी है बेटा? बफर इफेक्ट। बफर इफेक्ट क्या चीज़ है? वो सब्सटेंसेस जो ब्लड pH मेंटेन करने में हेल्प करें उन्हें हम बफर सब्सटेंसेस कहेंगे या बफर इफेक्ट उनका कहेंगे। अब Hb एक्ट्स एज अ बफर फॉर मेंटेनिंग द pH ऑफ द ब्लड। Hb यहाँ से H+ ले रहा है, अपने पास कैप्चर कर रहा है, अटैच कर रहा है, जिसकी वजह से सेल में H+ की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती। ठीक है, Hb में कैप्चर हो जाती है, एसिडिटी इंक्रीज नहीं होती और ब्लड pH नॉर्मल रहता है। अब अगली बात, अगले स्टेप की तरफ हम आ रहे हैं। H+ तो यहाँ जा रहा है। क्लियर? अब ये बाइकार्बोनेट आयन है HCO नेगेटिव, ये यहाँ से RBC से निकलना शुरू कर देगा। क्लियर? प्लाज्मा में आ जाएगा। यहाँ से एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन के ज़रिए बाहर आना प्लाज्मा में शुरू कर देगा HCO नेगेटिव आयन। क्लियर? यहाँ से जब नेगेटिव आयन सेल से निकलेगा, पॉजिटिव तो प्रेजेंट है, H+ बन रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ है, लेकिन नेगेटिव आयन निकलना शुरू हो गया तो फिर भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। अब प्लस आयन है तो नेगेटिव भी तो होना चाहिए ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से pH न्यूट्रल रहती है। क्लियर? यहाँ से HCO3 निकलना शुरू हो जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा। प्लाज्मा भी पार्ट ऑफ ब्लड है। HCO3 प्लाज्मा में जा रहा है सेल से निकल के, RBC रेड ब्लड सेल से निकल के प्लाज्मा में जा रहा है, ब्लड वेसल से निकल के ऑर्गन में नहीं जा रहा। क्लियर बेटा? ये आप जहन में रखिएगा। प्लाज्मा से क्लोराइड आयन इसी प्रोटीन के ज़रिए एंटर हो के अंदर आ जाएगा।
क्लोराइड आयन, इसका भी नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस रहेंगे और पीएच न्यूट्रल रहेगी। क्लियर बेटा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं इस डायग्राम को, इस स्टोरी को ख़त्म करने लगी हूँ, इरेज करने लगी हूँ। अब हम आगे देखते हैं। ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया सारा। क्लियर बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो गई ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। क्लियर, अब एक और बात जो मैं आपको समझाना चाहूँगी, ब्लड वेसल से, ये ब्लड वेसल है, यहाँ प्लाज्मा पड़ा हुआ है, यहाँ से HCO3 बाइकार्बोनेट आ रहा है प्लाज्मा में। क्लियर बेटा, प्रोटीन के ज़रिए, इसी प्रोटीन के ज़रिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जा रहा है आरबीसी के अंदर। ठीक है बेटा, ये सारा आरबीसी का स्ट्रक्चर है, ये वाला आरबीसी के अंदर ये सारी स्टोरी चली हुई है। बाइकार्बोनेट आ रहा है प्लाज्मा में, प्लाज्मा से क्लोराइड नेगेटिव आयन जा रहा है आरबीसी में। क्लियर, इस फिनोमेनन का नाम है क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? क्लोराइड शिफ्ट। इधर मैं लिख रही हूँ क्लोराइड शिफ्ट या होम बर्गर फिनोमेना और होम बर्गर फिनोमेना। ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी in place of HCO minus is known as chloride shift और होम बर्गर फिनोमेना। क्लियर बेटा, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं इसे भी रेज करने लगी हूँ। आप देखें, हमने देखा था, ये मैं हार्ट बना रही हूँ, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ऐसे हार्ट में। क्लियर, हार्ट में आ रहा है, यहाँ है एल्वियोलाई। हार्ट दोबारा इस ब्लड को, ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट इस ब्लड को दोबारा एल्वियोलाई के पास भेज रहा है। ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर बेटा, हार्ट के पास आया, हार्ट ने इसे भेजा लंग के पास, एल्वियोलाई के पास। क्लियर बेटा, एल्वियोलाई में क्या चीज़ है जी? O2। O2 का पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है एल्वियोलाई में। कितना होता है? 104। ये ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में किस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा होता है? CO2 का। CO2 का प्रेशर कितना होता है? मैक्सिमम 45। कितना होता है? 45। मैक्सिमम प्रेशर CO2 का 45 होगा। यहाँ ऑक्सीजन का मिनिमम प्रेशर कितना होगा? O2 का 40। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर। यहाँ से एल्वियोलाई पुश करेगा ऑक्सीजन अब इस ब्लड में। क्लियर बेटा, मैं ज़रा ये अच्छी से ड्रॉ करूँ, डायग्राम ठीक नहीं बनाई। ब्लड वेसल हार्ट में जा रही है, हार्ट एल्वियोलाई में भेज रहे हैं, यहाँ से दोबारा आ रही है। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में है 104। यहाँ से ऑक्सीजन आना शुरू होगी दोबारा ब्लड वेसल में। क्लियर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इस डायग्राम को दोबारा इरेज करने लगी हूँ। हम पुरानी स्टोरी की तरफ दोबारा आ रहे हैं। पुरानी स्टोरी क्या थी जी? यह ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल,
इसके अंदर आरबीसी पड़ा हुआ है, ये उसका प्लाज्मा पोर्शन है। क्लियर? या मैं अब HB बना रही हूँ, उसकी शक्ल ऐसे बना रही हूँ, HB। इसके साथ ग्लोबिन चेन्स हैं, ये ग्लोबिन चेन्स पे CO2 अटैच होती है। आज स्टूडेंट्स हमारा लेसन इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला कल हम हाजिर होंगे, यहीं से कंटिन्यूस करेंगे अगले लेसन के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।